सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है एयर रेजिस्टेंस तक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। आज हम उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर डायनामिक्स का चैप्टर स्टार्ट। सबको नोट्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे? यस यस सर। ओके। अच्छा, नोट्स की हार्ड कॉपी आप लोग जो है गनी से ले लीजिएगा प्लीज, ठीक है, ताकि आप लोग को इसमें कोई मार्किंग करनी हो तो यू कैन इजीली मार्क। तो वी आर जस्ट रिज्यूमिंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को, कि जब भी कभी हमारा कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फॉल होता है तो इनिशियली क्या होता है, उसका वेट जो होता है वो डोमिनेटिंग फोर्स होता है। इस वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो फौरन से नीचे की तरफ जाना शुरू करता है। फिर कुछ टाइम बाद उसके ऊपर जब एयर मॉलिक्यूल्स इम्पैक्ट करते हैं, सारी एयर उसके ऊपर फोर्स लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एयर कोशिश करेगी कि वो ऊपर रह जाए, नीचे ना जाए, तो फिर उस पर एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो उस मोमेंट पे एयर रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन योर द वेट, ठीक है। लेकिन एक मोमेंट आता है जब क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बैलेंस आउट हो जाता है, कुछ कंडीशन, हमेशा नहीं होता, ठीक है। ऐसा कब होता है, जैसे हमने बात की थी पैराशूट के केस में, कि जब पैराट्रूपर जो है वो जंप करता है, जब वो जंप करता है तो फौरन से नीचे जाने लगता है। जैसे ही नीचे जाने लगता है वेट से, तो एयर रेजिस्टेंस आ जाती है ऑपोजिशन में और वो उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। वो एयर प्रेशर के हवाले से रेजिस्टिव फोर्स लगा रही होती है। जब वो पैराट्रूपर अपना पैराशूट ओपन कर देता है तो क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। जब वो ओपन नहीं करता पैराशूट तो एयर रेजिस्टेंस कम होती है। क्यों कम होती है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्योंकि छोटा सरफेस एरिया होता है। मैं बल्कि अपनी वही वर्कशीट खोल देता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी, ताकि आप लोग रिकॉल कर सकें इसको आसानी से। सर नोटबुक में कुछ लिखने का तो एक मिनट में मैं शेयर कर रहा हूँ ना, तुम लोग को नजर आ जाएगा। वैसे जो जो चीज इंपॉर्टेंट समझो लिखते रहो, लेकिन जब आप हार्ड कॉपी ले लोगे ना लेक्चर्स की तो उसमें नोट करते रहना। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह डायनामिक्स के बाद, तो इजीली आप जो है वो समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, अगर मैं शीट नंबर 27 की बात करता हूँ, तो यहाँ हमने बात की थी टर्मिनल वेलोसिटी की, राइट। टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट जब गिरना शुरू होता है, पैराशूट के केस में हमने कहा था शुरू में उसका वेट ज्यादा होता है, एयर रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। क्यों कम होती है भाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट का खुद का सरफेस एरिया बहुत छोटा है। जो इंसान होगा उसका ये सरफेस एरिया होगा, ठीक है। जब वो गिरना शुरू होगा, पहले वेट ज्यादा होगा, फिर एयर रेजिस्टेंस पे इम्पैक्ट करेगी कब? जब वो अपना पैराशूट खोल देगा। पहले वेट ज्यादा होगा क्योंकि छोटा सरफेस एरिया, तो एयर रेजिस्टेंस कम होगी। जब वो पैराशूट खोल देगा तो इतनी सारी एयर आ जाएगी ना, इतने सारे एयर की फोर्सेस आ जाएंगी उसके ऊपर। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आसानी के लिए, कि भाई ये एक, अगर ह्यूमन को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक मिनट दानियाल, आपने क्वेश्चन किया, मैं एक मिनट बाद जवाब देता हूँ। ये गिरना शुरू हुआ नीचे की तरफ, फौरन से गिरेगा, वेट विल बी ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या हुआ, क्यों? क्योंकि भाई वो वेट कैसे गिर रहा है, छोटी एयर रेजिस्टेंस है, इतना सा इसका सरफेस एरिया है, ठीक है। सारी हवा जो है वो हवा में ही जा रही है, इसके ऊपर जो है एयर मॉलिक्यूल्स नहीं लग रहे। लेकिन जब ये अपना पैराशूट ओपन कर लेगा तो अब क्या होगा, अब इस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, अब ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लग जाएगी। तो एयर क्या करेगी, एयर कोशिश करेगी कि ये ना गिरे, ऊपर की तरफ चला जाए, नीचे की तरफ ना गिरे। तो फिर क्या होगा, फिर वेट और इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वेट जो है वो ऑपोजिंग फोर्स है ना। तो एक मोमेंट आएगा जब एयर रेजिस्टेंस और वेट जो है वो बैलेंस आउट हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी ना, तो ऑब्जेक्ट पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगी। जब कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगी तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसका एक्सेलरेशन जीरो है। क्योंकि हम आगे जाके जो है ना न्यूटन के लॉज में पढ़ेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस फोर्स नहीं होती ना, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। ये बात हमने लास्ट टाइम भी कही थी, सही है। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है तो बता दीजिए। दानियाल, आप कुछ पूछ रहे थे? दानियाल को सवाल था?
नहीं, सर मेरा ये सवाल था कि जितना मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगी। जाहिर है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है एक्सपोज होगा एयर से। मैंने यहाँ दिखाया, देखो ना, यहाँ छोटा सरफेस एरिया था जब वो इंसान खुद गिर रहा था, तो छोटा सा सरफेस एरिया था उसकी बॉडी जितना, लेकिन जब उसने पैराशूट खोल दिया तो पैराशूट उसके सर के ऊपर आ गया और उससे अटैच हुआ हुआ है, तो वो पूरी एक ऑब्जेक्ट बन गया ना। पैराशूट प्लस मैन इज नाउ ए न्यू ऑब्जेक्ट whose surface area is larger than the surface area of the object of the man, ठीक है। तो बड़ा सरफेस एरिया हो गया, जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उस पर एयर मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा आएंगे, इंटरेक्शन ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा ना, तो वो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस जब लगेगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आराम से नीचे आएगा। मैंने एग्जांपल दी थी कि आप एक चौक को ड्रॉप करें और आप एक शॉपिंग बैग को ड्रॉप करें विंडो से, तो चौक फौरन नीचे जाएगी, एयर रेजिस्टेंस क्योंकि उस पर ना होने के बराबर लगती है, बहुत छोटा सरफेस एरिया है। शॉपिंग बैग जो है उसका बड़ा सरफेस एरिया है और दोनों के वेट्स जो है, मासेस जो है कम है, डिफरेंट है ना, ये शॉपर का वेट मास कम है और चौक का ज्यादा है, दोनों चीज सपोर्टिव है, ठीक है। सरफेस एरिया बड़ा होगा, एयर ज्यादा लगेगी, ऑब्जेक्ट को गिरने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगी, आराम से नीचे आएगा, देर से नीचे आएगा, ठीक है। इसी टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है कि एक पॉइंट आता है जब वेट और एयर रेजिस्टेंस बैलेंस आउट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आवाज नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही, हेलो, अब आ रही है आवाज, देखो बताओ। आवाज सही नहीं है, लैग कर रही है यार, थोड़ा बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ज्यादा हो तो बताओ मुझे फिर। अच्छा ठीक है, चलो इट्स बेटर, ओके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसमें मैंने रिव्यू कर दिया इसका, ओके, इसको हम कंप्लीट करते हैं। किसी ने कोई मैसेज किया है, पीटीसेल वालों का नेट है नहीं यार, पीटीसेल का तो नहीं है भाई, स्टॉर्म फाइबर का ही है, लेकिन पिछले 1-2 दिन से स्टॉर्म फाइबर ने भी कुछ ना कुछ मसला शुरू किया, हालांकि आज तक कभी मसला नहीं होता था, इतना बेहतरीन नेट चला हर बारिश में हर वक्त। Graph shows that object falls with an initial acceleration of 10 meter per second square, that is with the acceleration of gravity the acceleration gradually decreases। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि भाई ये केस है पहला वाला जो कि कहलाता है फ्री फॉल एक्सेलरेशन का केस, फ्री फॉल मोशन का केस। फ्री फॉल मोशन में क्या होता है, हमने एज्यूम किया था कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, सही है, इसलिए उसमें हर ऑब्जेक्ट चाहे लाइटर हो चाहे हेवियर हो, चाहे ज्यादा उसका सरफेस एरिया हो चाहे उसका कम सरफेस एरिया हो, सब तमाम चीजें सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करेंगे, जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेकंड केस क्या है, अब ये रियल केस है जहाँ पे मोशन ऑफ बॉडीज इन एयर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर चेंज हो गया एक्सेलरेशन। कैसे चेंज हुआ, पहले हमने कहा ऑब्जेक्ट फॉल्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियली तो सब 10 से गिरेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ज़ाहिर एयर रेजिस्टेंस आ गई, जैसे एयर रेजिस्टेंस आएगी तो वो ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी, स्लो डाउन करेगी, स्लो डाउन करेगी तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं रहेगा ना भाई, मोशन को डिस्टर्ब करेगी ना एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो होती नहीं है, जितनी एयर होगी उतनी ज्यादा होगी, जितनी कम एयर होगी उतनी कम होगी, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ग्रेजुअली कम होता जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि ओपोजिशन फोर्स आ गई ना, उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स आ गई। फिर आप कहते हो व्हेन एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी फोर्सेस बिकम इक्वल द एक्सेलरेशन बिकम जीरो। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, देखो ग्राफ है ना, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन जब ये कर्व होने लगा तो उसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव होकर जीरो हो गया। हमने पढ़ा था ऊपर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब कभी कर्व होगा और अपसाइड कर्व इस तरह होगा, इसका मतलब क्या है, इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, कम हो रहा है एक्सेलरेशन, इट इज अ डीसेलरेशन, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी तो इट मीन इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन कर्व ऊपर की तरफ जाएगा तो इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज अ डीसेलरेशन, और एक वक्त आएगा वो जीरो हो जाएगा, तो हो गया देखो, डीसेलरेशन होते 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 जीरो हो गया, जीरो हो गया तो फ्लैट हो गई लाइन, लाइन फ्लैट हो गई तो क्या हुआ भाई, आपका एक्सेलरेशन जीरो, जो कि क्या बता रहा है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी ना, ये वेलोसिटी की यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी, आगे स्ट्रेट लाइन होती जाएगी।
तो इस वेलोसिटी को जो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इसे कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ओके उस्मान अब भी कम आ रही है, एक मिनट रुको, मैं जरा हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता हूँ, फिर जैज वाले इंशाल्लाह धोखा नहीं देंगे। आवाज क्लियर सर, आवाज हेलो, क्लियर सर। तुम्हारी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? हेलो, हेलो, अब क्लियर है ना? मैंने नेट चेंज किया जरा, सब एक दो लोग और कंफर्म कर दो भाई। और सर नो सर, हेलो पहले ज्यादा यार, क्लियर थी। क्या बोल रहे हो? जरा टाइप कर दे कोई यहाँ पर। सर पहले बस यार तुम्हारी बस पहले सुन के मैं रुक जाती है आवाज, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? कोई टाइप कर दे यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर पहले ज्यादा क्लियर पहले ज्यादा क्लियर थी। थी। ओहो, क्या करूं अब मैं इंटरनेट का, हालांकि मेरे सिग्नल्स तो बहुत जबरदस्त आ रहे हैं यहाँ पे, वो पहले वाले में ज्यादा कम आ रहे थे। एक मिनट यार, कुछ करते हैं। अब सही आई है सर, आपके लैपटॉप में मस्त हाँ, अब आ रही है? लैपटॉप में मसला हो सकता है क्या? आई है सर, सही है। नहीं नहीं यार, लैपटॉप में कहाँ मसला होगा, लैपटॉप फर्स्ट क्लास चल रहा है भाई, 7 है, i7 यार, मजाक नहीं है भाई। और मसला होता तो बाकी चीजें भी तो लैपटॉप की मसला कर रही होती, मेरे ख्याल से जो है ना नेट ऊपर नीचे हो रहा है, सही बोल रहे हो तुम लोग, तो फिर ओवरऑल सबका ही हो रहा होगा, क्योंकि तुम लोग की आवाज भी मुझे बहुत कट के आ रही है। अब क्लियर है? चलें आगे? जी सर। ओके, ज्यादा टाइम तो इसी में चलाया था, आवाज आ रही है नहीं जी आ रही, क्लियर है ये नहीं, जी इंटरनेट यार, ये ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान में जो है ना इतनी खास नहीं चल सकती, फिर भी कोशिश करते हैं भाई, जल्दी खुल जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम जो है क्विकली पढ़ेंगे सब चीजें। यहाँ तक भाई हमारा काइनेमैटिक्स एंड होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम सबने पढ़ लिया, यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमने इस चैप्टर में रिकैप कर देता हूँ भाई, क्या क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले जो है वो देखा सर। है जनाब, बोलिए खुबैब सर साहब। पास पेपर के सवाल कब कराएंगे आप? यार डायनेमिक्स हो जाए फिर एक साथ कराऊंगा, क्योंकि फिर आधा आधा सर सवाल पास करना पड़ेगा। पेपर के क्वेश्चंस कब कराएंगे? हाँ सुन लिया भाई, जवाब तो सुनो, मैं कह रहा हूँ डायनेमिक्स कंप्लीट हो जाए फिर एक साथ कराऊंगा, क्योंकि फिर ना बीच में ब्रेक लगेगा, बार बार आधा सवाल कर पाओगे आधा नहीं कर पाओगे, ठीक है। ईशा, अब यार ये फरमाइशी प्रोग्राम में जी कैसे सर तुम्हारा सही। मानूं, देखो ना अब सब एग्रीड हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है कि क्लास की टाइमिंग में? मुझसे तुम सेपरेटली डिस्कस कर लेना, वैसे भी कुछ ही दिन रह गए, एक आध हफ्ते में शायद खुल भी जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, फिर सुबह सुबह आएंगे, मुझसे तुम डिस्कस कर लेना अलग से व्हाट्सएप पे, ओके। काइनेमैटिक्स में हमने सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या होती है, टाइप ऑफ स्पीड पढ़ी हमने, एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देन हम आए एक्सीलरेशन पे, व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज डिसेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। सर यस, सर मैं इस चैप्टर में शुरू से नहीं था, तो ये बाद में रिकैप होगा? यार रिकैप तो होगा, बाद में। लेकिन वो रिकैप तो मैं तब दूंगा जब सब बच्चे आ जाएं, एक बार एडमिशन फ्रीज हो जाए ना, तो मैं ये मशवरा दूंगा, तुम जब तक जो है ना मेरी प्रीवियस वीडियोस को सुन लो, इंशाल्लाह तुम्हें क्लैरिटी सारी आ जाएगी। फिर भी वो मसला हो ना मुझे बताना बीच में, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो तो, बाकी मीन्स सर ये आप अभी 11 क्लास से पढ़ा रहे हैं 10 क्लास का? मैं फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ ना, 10 11 दोनों का पढ़ा रहा हूँ, ओके। ठीक है। ईशा चलो मैं डिस्कस करके बताता हूँ, मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट है बेटा, वो शुरू में फ्रीज हो गया था, तुम लोग पहले बता देते तो ना थोड़ा सा मैनेज कर लेता। खैर बात करता हूँ मैं तुमसे इसके ऊपर, ठीक है। डिसेलरेशन पे हमने बात की, फिर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बात की है,
फिर हमने जो है वो कुछ पॉइंट्स देखे जो हमने ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़े थे कि ग्राफ हमने दो तरह के पढ़े थे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था और एक स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था। तुम्हारा क्यों है, क्या लिख रहे हो दानियाल? क्वेश्चन, ओके, ओ सॉरी यार, पूछो पूछो दानियाल, प्लीज गो अहेड। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे यूनिट की डेफिनेशन लिखी हुई है ना कि मतलब द ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड, तो मतलब ये क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे कैसे मूव कर सकता है? मतलब अगर आप उसे मूव करेंगे या तो वो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी या उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड पे कैसे मूव कर सकता है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता कांस्टेंट स्पीड पे मूव। यही सवाल है ना तुम्हारा? दिमाग में एक सवाल आया है। हाँ, वो कोई जी मसला यही नहीं, सवाल है। चलो मैं तुम्हें इसकी एक मिसाल देता हूँ। देखो भाई, तुम कभी हाईवे गए हो? जी सर। ठीक है, गाड़ी कौन चलाता है? अब्बू। अभी चलाने नहीं लगे तुम? गाड़ी चलाने नहीं लगे अभी? चलो, नहीं। लेकिन ये मीटर तो देखते होगे अब्बू का, जो स्पीडोमीटर होता है जिसमें स्पीड दिख रही होती है। कभी ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मली कितनी स्पीड पे जा रहे होते हैं? जी 80, 90, 100 तक जा रहे होते हैं नॉर्मली ना, अगर विद इन सिटी है तो 100 और 90 पे स्पीड जाती है। अक्सर ये जी होता है कि जो नीडल होती है ना, वो काफी देर तक सेम स्पीड पे रहती है। वो कहते हैं ना कि हाँ भाई हम 80 की स्पीड से जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। अक्सर प्लेन के बारे में बताते हैं कि इतनी स्पीड से उड़ रहा है। या अक्सर कभी हम जो बात करते हैं रेसिंग की, कार रेसिंग की, तो हम कहते हैं कि भाई मैराथन में जो है इतने सेकंड्स तक इसने जो है वो 220 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड रखी। ये कुछ टाइम तक फाइनल आप यूनिफॉर्म स्पीड बरकरार रख सकते हो। कैसे? ड्यू टू कंट्रोलिंग ऑफ योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर, जो एक्सेलरेटर होता है ना, इसको रेस कहते हैं नॉर्मल टाइम वे, क्या कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है ना अपने नीडल को नीचे नहीं जाने देते, आप अपनी स्पीड मेंटेन रखते हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, रियल लाइफ एग्जांपल है, इसमें क्या मुश्किल बात है? आप बस मेंटेन करना होता है आपको कंट्रोल के तहत, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इजीली कर सकते हो। जब कभी गाड़ी चलाने लगोगे ना तो और अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखा होगा ना, इस तरह से स्पीड मेंटेन रहती है ओके ना। सर। अच्छा बेटा, और किसी का सवाल? नहीं? तो हम आगे चलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमने देखा है कि भाई जो ग्रेडियंट होता है वो होता है स्पीड। तो जो जैसा ग्रेडियंट की वैल्यू होगी वो स्पीड की वैल्यू होगी। ठीक है, इस पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं तो मैं मजीद बात नहीं करूंगा। डायरेक्टली हम चलते हैं अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, सर्दी हो गई है भाई थोड़ी सी, क्या करें, मौसम चेंज हो रहा है हल्का सा, मुझे लग रहा है। ओके, उसके बाद हमने बात की कैलकुलेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। कैलकुलेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ कैसे? कि हमने कहा कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो देता है हमें डिस्टेंस। कंफर्म है नहीं बात सबको? इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? फिर हमने देखा फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में हमने क्या कहा? कोई ऑब्जेक्ट जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा, सिर्फ उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रही, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस एंड एक्सेट्रा, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा फ्री फॉल मोशन। और उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? स्मॉल जी के, और जो कहलाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू फिक्स होगी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और अपवर्ड साइड पे, अपवर्ड मोशन में वो वैल्यू नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड मोशन में वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर हमने मोशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस की बात की, इसके हमने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, यहाँ तक हमारा काइनेमैटिक्स कंप्लीट होता है। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन को मैं जरा एक बार बता दूं कि काइनेमैटिक्स क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को देखते हैं ऑब्जेक्ट की, कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अगर मोशन में है तो क्या यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम डिसाइड कैसे करते हैं? या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, या तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगा। ठीक है, तो ये हो गया काइनेमैटिक्स भाई। इसमें हमने कहीं भी नहीं पढ़ा सर कि, यस भाई बोलिए।
सर ये बोलो बोलो। क्या हुआ बोलो। कहाँ चले गए भाई? हेलो। अच्छा जनाब, मैं सेशन दोबारा लॉन्च कर लेता हूँ क्योंकि 8-9 मिनट रह गए, ये वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हमारा नया चैप्टर है तो नया सेशन ऑन करता हूँ, तो बस 2 मिनट में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।